तुम्हें आखिरकार पेन समझ आने लगा है। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे, और अगर उन्हें समझ भी जाओ तो तुम कभी उनसे सहमत नहीं हो पाओगे। अध्याय 6 हेरफेर। मेरी आधी बची हुई जिंदगी एक शिनिगामी की आंखों के लिए। सिर्फ किसी के चेहरे को देखना और उसका नाम जान लेना। हम यह तो बहुत अच्छा होगा। रियुक, तुम्हारा यह सौदा नामंजूर है। मैं एक अपराध मुक्त यूटोपिया बना रहा हूं, जिस पर मैं लंबे समय तक भगवान की तरह शासन करने की योजना बना रहा हूं। अगर तुम्हारा सौदा मेरी जिंदगी बढ़ा सकता तो मैं सोचता, लेकिन अगर यह उसे घटाने वाला है तो इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं। तुम्हें यह पहले से पता होना चाहिए था, रियुक। हाँ, मैं बस यह बताना चाहता था कि ऐसा सौदा मौजूद है, बस इतना ही। पहले इसे साफ कर देना चाहता था, क्योंकि मैं बाद में कोई "तुमने मुझे बताया नहीं" वाली शिकायत नहीं सुनना चाहता। वैसे तुम कभी भी यह सौदा कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास डेथ नोट है। लाइट, पहले साफ कर देना चाहते थे। ऐसे में तुम्हें यह बात मिलते ही बता देनी चाहिए थी, या नोटबुक के "कैसे इस्तेमाल करें" वाले हिस्से में लिख देनी चाहिए थी। यह थोड़ी देर से नहीं हुआ। हालांकि मैं एक शिनिगामी हूं, वह मुझसे कभी नहीं डरा और न ही मेरी चापलूसी करने की कोशिश की, और ऐसी बातों पर वह मुझे पूरी तरह से कठिन समय देता है। रियुक, ओह हाँ, हम लाइट, तो और कोई बात है जो तुम्हें पहले से बतानी चाहिए थी, शिनिगामी रियुक। मैं और कोई नियम या सौदे के बारे में बाद में नहीं सुनने वाला, ठीक है? रियुक, नहीं, बस इतना ही। शायद। लाइट, अगर मैं तुम्हारे पंख ले सकता, तुम्हारी आंखों की जगह, तो मैं शायद इस सौदे पर गंभीरता से विचार करता। पंख होना और आसमान में अपनी इच्छा से उड़ना, यह तो भगवान जैसा है ना? यह एक सपना है जो इंसानियत ने प्राचीन काल से देखा है। रियुक, अफसोस। लाइट, यह अफसोस की बात है। मैं मजाक कर रहा था, रियुक। अगर तुमने पंख उगाए और उड़ने लगे तो लोग तुम्हें देख लेंगे। पुलिस तुम्हें सिर्फ इसी वजह से पकड़ लेगी। फिर भी अगर मैं आंखों और पंखों के सौदे करता रहा तो अगले पल मैं खुद एक असली शिनिगामी बन जाऊंगा। यह भी काफी दिलचस्प होगा। रियुक, चिंता मत करो, लाइट। बिना यह सब किए भी तुम पहले ही एक बेहतरीन शिनिगामी हो। लाइट, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ मत जोड़ो। खैर, जो तुमने कहा उससे लगता है कि मैं इन दिनों ज्यादातर शिनिगामी से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं डेथ नोट का इस्तेमाल इंसान के तौर पर इंसानों के लिए कर रहा हूँ। आज मुझे पीछा करने वाले आदमी का नाम पता लगाना है। रियुक, लाइट, मिल गया। मुझे इसका तरीका समझ आ गया। मेरे पास काफी समय है। कल शनिवार है। अभी 5:20 हुए हैं। पहले मुझे यह देखना है कि मैं मृत्यु के विवरण के साथ कितना आगे जा सकता हूँ। मृत्यु का कारण लिखने के बाद मृत्यु के विवरण अगले 6 मिनट और 40 सेकंड के अंदर लिखे जाने चाहिए, सही? रियुक, तुम क्या करने वाले हो? लाइट, उन अपराधियों का इस्तेमाल करूंगा जिन्हें मैंने ऐसे वक्त के लिए बचाकर रखा है। अगली बार यह बहुत देर हो सकती है। मुझे अभी इस परछाई का फायदा उठाना होगा। दूसरी बार वे काफी ज्यादा सख्त होंगे। अगर जो आदमी मेरा पीछा कर रहा है यह मान ले कि मैं निर्दोष हूं, तो कुछ समय तक मेरी जांच नहीं होगी। फोन बज रहा है। हेडक्वार्टर्स, हाँ, मैं बोल रहा हूं। हार्ट अटैक्स, हाँ, यह किरा है। 6 और कैदी, धत्त किरा, और 6, बाप रे। मैंने सोचा तुमने कहा था कि यह हार्ट अटैक्स हैं। इनमें से 3 ने कुछ ऐसा किया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या मतलब? क्या? रुको, मैं इस डेटा को डालता हूं विस्तार से। ठीक है, अब बोलो धीरे धीरे। देखो, मृत्यु का कारण तो तीनों मामलों में कार्डियक अरेस्ट ही है, लेकिन मरने से पहले एक ने एक तस्वीर बनाई, दूसरे ने कुछ ऐसा लिखा जैसे सुसाइड नोट हो।
शिकार का नाम? ठीक है, मासाकी शिरामी। हाँ। अरे, वह आग लगाने वाला, हाँ, जिसने 13 लोगों को उनके घरों में मार डाला। हाँ। शिरामी ने अपनी उंगली काटी और अपनी कोठरी की दीवार पर अपने खून से एक बड़ा गोला बनाया और उसके अंदर एक 5 नुकीला सितारा। जी सर, मैं आपको एक कॉपी भेजता हूँ। लेकिन यहाँ के अपराधियों को किरा के बारे में पता था, तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ खास दिलचस्प नहीं है। यादानाका ने एक नोट छोड़ा। मुझे नहीं पता इसे क्या कहूँ। सच में। नोट, भगवान रहम करे। जो मैं कर सकता हूँ, करूँगा। मुझे या तो फांसी होगी या फिर आप जानते हैं, मुझे मार डालेगा। मुझे उसके बारे में पता है। वह मुझे पकड़ने वाला है। सबसे अजीब बात योड़ा थी। उसने जेल से भागकर 30 मीटर दूर एक सार्वजनिक शौचालय तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। वाटारी, क्या हुआ? अभी 3 असामान्य कार्डियक अरेस्ट पीड़ितों की खबर आई है। मैं तुम्हें तस्वीर और नोट भेजता हूं। धन्यवाद। असामान्य। किरा के बारे में डर व्यक्त करते हुए, लेकिन किरा मौत के समय को नियंत्रित कर सकता है। क्या वह अपने शिकार की क्रियाओं को भी मरने से पहले नियंत्रित कर सकता है? ये सिर्फ अपराधी हो सकता है जो अपने आप काम कर रहा हो। मुख्यमंत्री, हाल के शिकारों के बारे में कृपया मीडिया को बताएं कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था और कुछ नहीं। मानवों को प्रयोगशाला के चूहों की तरह व्यवहार करना, ये घृणास्पद है। इन्हें परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। क्या? ठीक है, ये संभव है कि किरा ने इन शिकारों का इस्तेमाल कुछ परीक्षण करने के लिए किया हो। हम नहीं चाहते कि वह जाने कि क्या वो सफल हुआ है या नहीं। वो क्या योजना बना रहा है अगर उसने इन अपराधियों का इस्तेमाल परीक्षण के रूप में किया है। ये देखो रयुक, मेरे परीक्षण के परिणाम पहले ही मेरे पिताजी के कंप्यूटर में दर्ज है। ये कौन से परिणाम है? डेथ नोट सच में बहुत उपयोगी है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने अपेक्षित किया था। 3 शिकारों ने ठीक वही किया जो मैंने लिखा था। हार्ट अटैक को मृत्यु का कारण लिखने के बाद मृत्यु का समय शायद वही था जैसा मैंने लिखा था। एक आदमी भागकर सबसे नजदीकी टॉयलेट में गया, जैसे मैंने नोटबुक में लिखा था। दूसरे आदमी ने ठीक वही चित्र खींचा जो मैंने नोटबुक में खींचा था, अपनी कोठरी की दीवार पर। तीसरे आदमी ने वही नोट छोड़ा जो मैंने अपने नोटबुक में लिखा था। यह शारीरिक रूप से असंभव है कि जो व्यक्ति जापान की जेल में 5:63 था, वो फ्रांस में 6 बजे मर जाए। तो ये नहीं हुआ और वो बस हार्ट अटैक से मर गया। मैंने लिखा था आज शाम 6 बजे फ्रांस में एफिल टावर के सामने मर जाएगा। बाकी 3 के लिए मैंने जानबूझकर लगभग असंभव विवरण लिखे। मैंने सोचा था कि ये काम करेगा, लेकिन चूंकि ये काम नहीं किया, इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं लिख सकता था जिसे वो खुद नहीं जानता था या सोचता था। अंतिम के लिए मैंने लिखा था, लिखता है, मुझे पता है कि एल जापानी पुलिस पर संदेह करता है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को चित्रित नहीं कर सकते जिसे आपने कभी नहीं देखा। अगले के लिए मैंने लिखा था, एल के चेहरे का एक सही चित्र दीवार पर खींचता है, लेकिन जो क्रियाएं उस व्यक्ति के लिए अप्राकृतिक नहीं है, उन्हें मौत के तरीके में लिखा जा सकता है और वे उन्हें करेंगे। दूसरे शब्दों में, डेथ नोट के साथ भी आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो असंभव हो। अगला परीक्षण इसका फैसला करेगा। ठीक है, ये 6 असली परीक्षण के लिए अभ्यास थे और पुलिस इन्हें किरा से नहीं जोड़ पाएगी। मैं इस परीक्षण के परिणाम सुबह के समाचार पत्र में देखूंगा। इनका कोई मतलब नहीं है, बेशक। हाँ, सुपर स्लूथ मिस्टर को उन अन्य शिकारों द्वारा छोड़े गए चित्र और नोट के अर्थों को समझने में बहुत समय लगेगा और एल को कभी नहीं समझ आएगा कि मैं सच में क्या चाहता हूं। मुझे यकीन है, अगर किरा ने इन अपराधियों का इस्तेमाल परीक्षण के रूप में किया, तो वो कुछ शुरू करने वाला है। अगर वो अब कोई कदम उठाता है, तो संभव है कि FBI किसी को संदिग्ध रूप से अभिनय करते हुए देखे। लेकिन अगर ये मौतें एक परीक्षण नहीं थी,
बल्कि उनका कोई और उद्देश्य था। ये नोट और वो चित्र शायद कोई संदेश हो सकते हैं। हे भगवान, दया करो। मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। मैं या तो, आप जानते हैं, मार डाला, उसके बारे में जानता हूं। वह ये कहता है, मैं बाहर जा रहा हूं, तो मैंने कल रात जल्दी सोने का निर्णय लिया। तुम शनिवार को इतनी जल्दी क्यों उठे हो? लाइट, क्या तुम्हारे परीक्षण का परिणाम आया? सुविधा स्टोर लुटेरा कर्मचारी द्वारा चाकू से मारा गया। चोरी मर्डर केस में वांछित अपराधी। पुलिस ने कर्मचारी को आत्मरक्षा में अभिनय करने के रूप में मुक्त कर दिया। घटना स्टोर के सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये देखो, ये ठीक वैसे ही हुआ जैसा मैंने लिखा था। अब उम्मीद है कि वो आज मुझे फिर से फॉलो करेगा। मुझे यकीन है कि वो करेगा। सप्ताहांत में मुझे केवल छाया देने का कोई मतलब नहीं है, और फिर मेरे छुट्टियों के दिनों में मुझे देखने की कोई बात नहीं है। वो मुझे तब तक क्लियर नहीं कर सकता जब तक वो ऐसा नहीं करता। मैं इस आदमी का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने कल रात समाचार में देखा था। नशेड़ी जिसने एक बैंक को लूटने की कोशिश की और नाकाम रहा। उसने एक टेलर और 2 ग्राहकों को गोली मारी जबकि वो बचने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम सही है। अब मुख्य इवेंट के लिए जो भी उत्तर दे उसे ले लो। थोड़ा जल्दी है, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगा। समय अब 9 है। यह आपको चौंका सकता है, लेकिन मैं रयुक महिलाओं में काफी लोकप्रिय हूं। कुछ कोशिशें। एनजीएच, लाइट, ओ हाँ, हाय। अध्याय समाप्त होता हुआ। चैप्टर 7 टारगेट। लड़की तेज आवाज में, लाइट, क्या तुम नशेड़ी को अपनी डेट पर हमला करने के लिए कहने वाले हो? लेकिन इस सुबह तुमने उस नशेड़ी का नाम नोटबुक में लिखा था। कह रहे थे कि तुम अपनी छाया का नाम पता करने जा रहे हो। डेट पर जा रहे हो? हाँ, चाहे जैसे भी देखो, ये एक सामान्य डेट है, और यही ठीक वही है जो उस आदमी को देखना है जो मुझे फॉलो कर रहा है। अगर मुझे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है तो मजा नहीं आता। अरे हाँ रयुक, तुमने उसके मौत के विवरण के बारे में जो लिखा था वो नहीं देखा? ठीक है, इस मामले में पीछे बैठो और शो का आनंद लो। हाँ, वाह, मैं जूनियर हाई से लेकर स्पेसलन नहीं गया था। ये बहुत मजेदार होने वाला है। और इसके अलावा आज मुझे तुम मिल रहे हो। लाइट, माफ करना, क्या मैं देर से आई हूं? तुम देर नहीं हुए हो। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है जब तक बस नहीं आती। अब वो पूरी तरह से एक सामान्य किशोर है, या कहें कि एक बहुत गंभीर कॉलेज निर्देशित छात्र है। अब ये सप्ताहांत है और वो डेट पर जा रहा है। वो जो जगह सप्ताह में जाता है वे स्कूल और वो तैयारी अकादमी है। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होने तक डेट पर नहीं जा रहे थे? ओह, मुझसे माफ करना। हाँ, वैसे भी मैंने प्रैक्टिस एग्जाम्स में पहले स्थान पर स्कोर किया है। मैं बस उसे इस एक आखिरी दिन फॉलो करूंगा, और बस यही। मुझे लगता नहीं कि मुझे यागामी की बेटी का पीछा करने की जरूरत है। लाइट यागामी, चीफ यागामी का बेटा, कोई शक की बात नहीं। मिनाको एम विश्वविद्यालय में आवेदन कर रही है। लाइट, सच में? बस चलने लगी। किसी ने आकर दिखाया, वो यहाँ है। समय हो गया। उसके अलावा 7 यात्री। ये पूरी तरह से सही तरीके से काम करने वाला है। ये बस अब हाईजैक कर ली गई है। मोहब्बतियों और सज्जनों, उसके पास रिवॉल्वर है, बंदूक। वो उस बंदूक को ड्राइवर के सिर पर पॉइंट करता है और अब चिल्ला रहा है। सब लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया दे। चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आदमी ड्राइवर से कहता है, कॉल करो। ड्राइवर को समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहता है, ठीक है। हे ड्राइवर, तुम स्पेसलन का फोन नंबर जानते हो, है ना? शोर मचाना बंद करो। अगर किसी ने भी कोई आवाज या कोई हरकत की तो मैं उनके सिर को उड़ा दूंगा। ड्राइवर कॉल कर रहा है। बस अभी हाईजैक कर ली गई है, एक आदमी के द्वारा जो बंदूक के साथ है। ये सासाकी है।
बस नंबर 124 का ड्राइवर। उन्हें बताओ कि क्या हो रहा है। अब ये सुनो, क्या तुम ये सुन रहे हो? मुझे वो दो। वो क्रीपी तरीके से मुस्कुरा रहा है। फिर वो कहता है, तुम मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो या पुलिस को कॉल करते हो तो मैं इस बस के हर यात्री को मार डालूंगा। तुम समझे? कल जितना पैसा तुमने कमाया उसे यूहेमा बस स्टॉप पर लाकर दे दो, जो स्पेसलैंड से 2 स्टॉप पहले है, इससे पहले कि ये बस वहां पहुंचे। मुझे एक महिला से पैसे लेकर आनी है और कोई नहीं। लाइट के पीछे वाला आदमी सोच रहा है कि क्या प्रतिक्रिया दे या कुछ करे या नहीं। फिर बंदूक वाला आदमी अब पत्र पढ़ रहा है, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। मैं मौका देख रहा हूं ताकि उस आदमी का हाथ पकड़ सकूं और उसे दबा सकूं ताकि वो बंदूक का इस्तेमाल न कर सके। मेरे पिताजी एक डिटेक्टिव हैं और उन्होंने मुझे ऐसी आपात स्थितियों में क्या करना है ये सिखाया है। वो आदमी छोटा और कमजोर दिख रहा है। मुझे यकीन है कि मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूं। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मुझे इसे संभालने दो। जैकेट वाला आदमी अब योजना बना रहा है और लाइट से बात कर रहा है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं अगर हम अपनी आवाजें नीचे रखें। वो हमें बस की आवाज से नहीं सुनेगा। ये ठीक है, रूड होने का मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी एक्सेंट है। तुम जापानी नहीं हो, है ना? क्या तुम्हारे पास कुछ है जो ये साबित कर सके कि तुम हाईजैकर के साथी नहीं हो? नहीं, मैं अमेरिकन हूं। मेरी मां जापानी है। ये एक सामान्य अभ्यास है। वे तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि केवल एक आदमी है, लेकिन वास्तव में उसके पास एक साथी पीछे बैठा होता है जो देखता रहता है, और अगर कुछ होता है तो वो मदद के लिए आता है। लड़की कहती है, एक साथी? ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट यागामी गिरा हो। अगर वो होता तो वो हाईजैकर को हार्ट अटैक दे सकता था। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लाइट कहता है, ठीक है, क्या तुम्हारे पास है? ओ भगवान, तुम कहना चाहते हो तो एल FBI का इस्तेमाल कर रहा है NPA की जांच करने के लिए। तुम्हें सबूत चाहिए? ये लो। लाइट ने पहचान पत्र देखा। नाम रय पेम्बर। रय, हाँ ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। और अभी मैं ये नहीं पूछूंगा कि एक FBI एजेंट इस बस में क्यों है, तो तुम इसे संभालोगे अगर कुछ होता है? हाँ, मैं करता हूं। पिस्तौल है। सभी यात्रियों को धमकी दे रहा है, जिसने 3 लोगों को बैंक लूटने की कोशिश में मार डाला। वो आदमी बहुत खतरनाक है। हाईजैकर, मैंने उसे 2 दिन पहले यहां समाचारों में देखा था। वो वही नशेड़ी है, और वैसे भी इस वक्त सबसे पहले इन लोगों की जान बचाना जरूरी है। लेकिन किरा ने अमेरिका में कहीं ज्यादा टॉप क्रिमिनल्स को मारा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि FBI अपनी जांच कर रहा है और वे नहीं संदेह करेंगे कि हम NPA की जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आखिरी उपाय के रूप में पिस्तौल निकालता हूं। मैं नहीं चाहता कि पुलिस यहां आकर मुझसे पूछे कि मैं जापान में क्या कर रहा हूं। वो हम पर गोली नहीं चलाएगा, मैं इस बात का यकीन कर सकता हूं। वो लाइट की तरफ बढ़ रहा है। हे तुम, रुक जाओ। वो क्या कागज है? लाइट नीचे की ओर बढ़ता है। ओह राय, वो जान जाएगा कि लाइट उसे झपटने की योजना बना रहा था। वो जान जाएगा कि लाइट उसे झपटने की योजना बना रहा था। लाइट, वो छोटे स्मार्टास नोट्स पास कर रहे हो और कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? फिर से कुछ गिराया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। टच, ये क्या है? तुम अपनी डेट से मिल रहे थे कहा? मिनामी पार्क बस स्टॉप, 11:27 स्पेसलैंड बस स्टॉप। अगर किसी ने भी कोई हरकत की तो मैं, और ये सब के लिए है। अब लाइट कहता है, हाँ, संकट बहुत ही इंटेंस हो गई। तुम वहां पीछे, तुम क्या बकवास है? रयूक, हाँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो? आदमी ने रयूक शिनिगामी को बंदूक से निशाना बनाया। दैत्य, तुम कब से वहां थे? वो बस उस दैत्य की तरफ देख रहा है। हिलो मत, वही खड़े रहो।
या मैं गोली मार दूंगा। रयुक, तुम मुझे देख सकते हो? राय, वो पीसीपी या कुछ और ले रहा है, वो भ्रमित हो रहा है। सब लोग नीचे जाओ। रयुक, स्मार्ट कैट, लाइट, इस आदमी ने इसे छुआ है तो वो मुझे देख सकता है, लेकिन कोई और नहीं देख सकता। पीछे पीछे हटो। और वॉरर्ग, वो नोट जो लाइट ने गिराया, उसने उसे डेथ नोट से फाड़ लिया होगा। ओह, समझ गया, उसने रयुक पर गोली चलाई। बंदूक से गोली की आवाज बहुत तेज थी। वो सच में डरा हुआ है, नहीं जानता कि क्या करे या कुछ करे, बिना रुके लगातार गोली चला रहा है, लेकिन इससे रयुक पर कोई असर नहीं होगा। अब रयुक कहता है, सॉरी यार, मैं शिनिगामी हूं, तो ये मुझे मारने वाला नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे मंडरा रहा हूं। जो कोई भी डेथ नोट को छूता है वो मुझे देख सकता है, और तुम उन्हें सिर में गोली मार सकते हो या कुछ भी। शिनिगामी नहीं मरते। जो कुछ भी मैंने लाइट को बताया, लगता है अब उसके पास बुलेट्स खत्म हो गए हैं। उसकी बंदूक खाली हो गई। आग, वार्ग, रयुक, लगता है वो जापान का टॉप एग्जाम स्कोरर बेवजह नहीं था। इसके अलावा उसे अपनी छाया से अपना आईडी दिखाने के लिए मिला। काफी प्रभावशाली है कि उसने इसे सब कुछ कैसे जोड़ा। बंदूक वाला आदमी भागने की कोशिश करता है। अब राय कहता है कि उसके पास बुलेट्स नहीं है। डरे हुए आदमी ने कहा, बस रुकाओ, दरवाजा खोलो। बस रुकती है। वो डर के साथ भागने की कोशिश करता है। पिछले किए गए सभी गलत काम याद करता है। अब वे उसके सामने हैं, लेकिन अचानक कार ने उसे पूरी गति से धक्का मारा। सीन बहुत बदलता है और हम देख सकते हैं कि राय दरवाजे पर खड़ा है, सब कुछ देख रहा है। लड़कियां शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। दर्शकों के रूप में हम हाथ देख सकते हैं, खून से सनी हथेली, जो ये पुष्टि करती है कि वो अब मर चुका है। लाइट कहता है, ठीक 11:45। डेथ नोट सही समय पर है, जो ये दिखाता है कि उसने हर एक स्थिति की योजना बनाई थी, जो हो सकती थी या होने वाली थी। यहां अध्याय खत्म होता है, लेकिन रुकिए, सीन बदलता है। अब लाइट और रयुक बात कर रहे हैं। एडवांस एसपी, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मांगेगा। ये काफी महंगे हैं। रयुक सवाल करता है, एडवांस एसपी? लाइट कहता है, मेरी क्रिसमस रयुकीय। अरे ओ, अब मैं रयुकीय नहीं हूं। एडवांस तो रयुक। हाँ, क्या मुझे जो चाहे वो मिल सकता है? तो रयुकीय, तुम्हें अपनी क्रिसमस उपहार के लिए क्या चाहिए? कब से शिनिगामी यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाते हैं? मेरी आत्मा? ये तुम जानते हो, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए इस वक्त। तुम्हें यकीन है ये है, मानव दुनिया में सर्दी सचमुच बहुत ठंडी है। चांदी वाली संस्करण, गेम बॉय एडवांस एसपी। पृथ्वी पर शांति थी, लेकिन धीरे धीरे मानव की गलतियों के कारण विनाश बढ़ने लगा। प्रदूषण और लालच ने पृथ्वी को कमजोर बना दिया। अब पृथ्वी ने अपने रक्षकों को भेजा है। डेथ नोट अध्याय 8 खंड 2। अध्याय सड़क किनारे हुई एक दुर्घटना से शुरू होता है। बस ड्राइवर मदद के लिए बुला रहा है, जबकि राय पेम्बर सतर्कता से बाहर निकलता है। लाइट रुकी हुई बस से शांत होकर बाहर आता है। राय उसके पास आता है और धीमी आवाज में बताता है कि वो एक बहुत ही गुप्त मिशन पर जापान में है, और जापानी पुलिस भी इसमें शामिल है, जिसमें लाइट के पिता भी हैं। लाइट समझ जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनसे मिलने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद राय पुलिस के आने से पहले ही जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो घटनास्थल पर पहचाना नहीं जाना चाहता। लाइट उसे जाते हुए देखता है और अपने विचारों को छिपाकर रखता है। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ है।
वो नहीं चाहता कि पुलिस को पता चले कि वो एक FBI एजेंट के संपर्क में था। अगर उसके पिता को पता चलता तो एल को भी जल्द ही खबर मिल जाती। राय को साफ तौर पर लाइट पर कोई संदेह नहीं है और अधिकारी इस घटना को एक साधारण दुर्घटना मानेंगे। बस स्पेसलैंड की ओर अपना रास्ता फिर से शुरू करती है। कोई जोर देकर कहता है कि पुलिस के सवालों से निपटने के बजाय उन्हें अपनी योजना के अनुसार दिन जारी रखना चाहिए। रयुक ये सुनकर हंसता है कि लोग संकट में अप्रत्याशित रूप से कितने सख्त हो सकते हैं, और लाइट एक सूखी मुस्कान के साथ जवाब देता है। दृष्टिकोण बदलता है। राय अपनी इमारत में प्रवेश करता है, अपना एक्सेस कार्ड स्वाइप करता है और अंदर कदम रखता है जहां एक महिला उसका इंतजार कर रही है। वो उसे धीरे से ग्रीट करती है। वो जानबूझकर शांति से अपना ब्लेजर उतारता है और थकान से भारी होकर सोफे पर बैठ जाता है। वो उसका अध्ययन करती है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ। वो उसे बताता है कि वो एक बस अपहरण में फंस गया था, जिसे एक ऐसे आदमी ने अंजाम दिया था जिसने कुछ दिन पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी। वो पुष्टि करता है कि जब ये घटना हुई तब वो उस बस में था। अपहर्ता आखिरकार कूद गया और एक कार से टकरा गया। राय का मानना है कि वो आदमी मर गया, लेकिन वो घटनास्थल पर नहीं रुका क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। वो हिचकिचाती है, फिर पूछती है कि क्या ये वास्तव में एक संयोग था कि राय वहां था। उसे लगता है कि वह एक संभावित संदिग्ध का पीछा कर रहा था और एक अपराधी उसके ठीक सामने मर गया। राय एक सीमा बनाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो एक उत्कृष्ट FBI एजेंट थी, लेकिन वो यहाँ उसकी मंगेतर के रूप में है और कुछ नहीं। वो अब ब्यूरो के साथ नहीं है। उसने वादा किया था कि वो इसमें शामिल नहीं होगी या ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे वो खतरे में पड़ जाए। ये शर्तें थी। वे इसलिए आए थे ताकि वे उसके माता पिता से मिल सके। वो पीछे हट जाती है, इसे आदत का एक परिणाम कहती है और माफी मांगती है। वो नरम पड़ जाता है और उसे कहता है कि इसे बहुत मुश्किल से न ले। एक बार जब उनका परिवार होगा तो वो इतनी व्यस्त हो जाएगी कि वो भूल जाएगी कि वो कभी एक एजेंट थी। वो उसे अपनी तेज दिमाग का उपयोग अभी किसी और चीज के लिए करने के लिए कहता है, जैसे ये पता लगाना कि वो अपने भविष्य के ससुराल वालों पर एक अच्छा प्रभाव कैसे डाल सकता है। उनका तनाव एक छोटी सी हंसी में बदल जाता है। फ्रेम लाइट के घर पर चला जाता है। लाइट एजेंट के बारे में रयुक से बात करता है। अब जब वो एजेंट का नाम जानता है, तब भी वह इसे लिखने से पहले लगभग एक हफ्ते इंतजार करने का इरादा रखता है। उससे मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करना मूर्खतापूर्ण होगा। एजेंट को दूसरों की जांच करने और दूरी बनाने देना बेहतर है। लाइट केवल तभी नाम लिखने की योजना बनाता है जब उसने जापान में काम कर रहे सभी FBI एजेंटों के नामों और चेहरों की सूची देख ली हो। इस बीच वो हिरासत में लिए गए एक अन्य अपराधी का उपयोग करके एल की भी जांच करेगा। ये परीक्षण करेगा कि एल कैसे प्रतिक्रिया करता है। दृश्य एल के निवास पर बदल जाता है। वतारी उसे सूचित करता है कि एक और पीड़ित ने सुसाइड नोट जैसा कुछ छोड़ा है। एल स्कैन करने के लिए कहता है। संदेश में मृत्यु के देवताओं का उल्लेख है। एल इस संभावना पर विचार करता है कि किरा ये सुझाव देने की कोशिश कर रहा है कि शिनिगामी मौजूद है। वो वतारी को निर्देश देता है कि वो पुलिस को सभी जेलों पर कड़ी नजर रखने के लिए सतर्क करे। इस तरह के और नोटों की उम्मीद करते हुए एक हफ्ते से समय आगे बढ़ता है। रिपोर्टें सामने आती हैं। कई प्रांतों में FBI एजेंटों की मौत हो गई है, सभी दिल के दौरे से। गिनती और स्थान सटीक है। रैंकों में सदमा फैल जाता है। शवों पर मिले नोटपैड से पता चलता है कि वे राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी की जांच कर रहे थे। FBI से तुरंत संपर्क करने के आदेश दिए जाते हैं। वतारी एक संपर्क स्थापित करता है। FBI निदेशक एल को सूचित करते हैं कि जापान में 8 एजेंटों के मरने की पुष्टि हो गई है और वो बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। निदेशक का मानना है कि किरा ने उन्हें मार डाला। एल पूछता है कि क्या किसी के पास सभी 12 एजेंटों के चेहरे और नाम थे।
निदेशक कहते हैं कि कल तक केवल उनके पास थे। एजेंटों के नामों और तस्वीरों के लिए एक अनुरोध आया था ताकि वे समन्वय कर सके। उन्होंने पूरी फाइल ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेज दी थी। ये सच्चाई सामने आती है। किरा निश्चित रूप से एजेंटों में से एक के संपर्क में रहा होगा और उसने किसी तरह वो फाइल देख ली होगी। निदेशक बताते हैं कि कई एजेंटों ने एक ही जानकारी मांगी थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये एक समन्वित निर्णय था। उन्होंने फाइल सीधे पहले 4 को भेजी और उनसे कहा कि वे इसे दूसरों को भेज दें। अंत में सभी एजेंटों के पास फाइल थी। एल का तर्क है कि अगर किरा मौत से पहले की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है तो उसने साझा करने की श्रृंखला को पूरा करने के लिए मजबूर किया होगा और फिर उन्हें मार डाला होगा। इसके बाद निदेशक एक अंतिम प्रहार करते हैं। FBI जापान में अपनी जांच समाप्त कर देगी। वो नोट करते हैं कि किरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई अपराधियों को मार डाला है, लेकिन जब से एल ने किरा के स्थान को टोक्यो के आसपास के कांटो क्षेत्र तक सीमित कर दिया है, मौतें जापान में केंद्रित हो गई हैं। जापानी पीड़ित अपराधी हैं, लेकिन FBI ने अच्छे एजेंट खो दिए हैं, परिवार वाले लोग। निदेशक को राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जीवन का डर है क्योंकि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति है। ब्यूरो पीछे हट रहा है। जापानी NPA के जासूसी अधीक्षक यागामी का FBI निदेशक को एक कॉल आता है। निदेशक बताते हैं कि FBI एल के अनुरोध पर जापान में थी। टास्क फोर्स आक्रोश और खौफ के साथ प्रतिक्रिया करती है। एल पर विश्वास खत्म हो जाता है। वे स्वीकार करते हैं कि अगर किरा ने FBI एजेंटों को मार डाला तो वो किसी को भी खत्म कर देगा जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि हर जांचकर्ता एक निशाना है। कमरे में डर फैल जाता है। एक अधिकारी सोचता है कि शायद उन्हें जेल में बंद अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय FBI एजेंटों का और करीब से पालन करना चाहिए था। अगले दिन एक और पीड़ित एक नोट छोड़ता है। वतारी इसे एल के लिए स्कैन करता है। ये कभी नहीं जाने गए प्यार की बात करता है और इसमें सेब का एक अजीब संदर्भ है जो निराशा में समाप्त होता है। एल किरा पर गुस्सा करता है, कहीं और लाइट रयुग के साथ स्थिति पर चर्चा करता है। FBI एजेंटों को मारकर उसने एक साहसी कदम उठाया है। उसे लगभग यकीन है कि एल ये अनुमान लगाएगा कि किरा ने कम से कम एक एजेंट से संपर्क किया है और लाइट को विश्वास है कि साहसी कदम ऐसे सुराग छोड़ते हैं जिनका एल पीछा करेगा। फिर भी FBI अब गुस्से में है और रिप्लेसमेंट्स भेजने में हिचकिचाएगी। एल के पास मोहरे कम हो रहे हैं और उसे जल्द ही सीधे कार्रवाई करनी होगी। अंत में ये खबर राय के सबसे करीबी महिला तक पहुंचती है। उसे पता चलता है कि राय मर चुका है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, उसे किरा ने मार डाला। हे एवरीवन, मैं अनन्या हूँ और आज हम फिर से उतरने वाले हैं डेथ नोट की उस रहस्यमय, सर्द और सिहरन भरी दुनिया में जहाँ हर सांस के साथ एक नया रहस्य जन्म लेता है। अगर आपने पिछले एपिसोड में ध्यान दिया था तो आपने देखा होगा कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। डेथ नोट अध्याय 9 ठंडी सर्द रात। डेथ नोट अध्याय 9 स्लॉट ठंडी सर्द रात से खुलता है जहां बर्फ नरमी से शहर पर गिर रही है। एक लड़की एक फ्लाईओवर पर अकेली खड़ी है। पवन उसके चेहरे को छू रहा है। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा है पर उनके पीछे अवर्णनीय शोक है। वह अपने आप से फुसफुसाती है, राय मरा नहीं, उसे किरा ने मारा गया। उसकी आवाज कांपती है और वह पलटकर अचानक बर्फ में गायब हो जाती है। फ्रेम धीरे धीरे एल की ओर बदलता है और वह अपनी शांति भरी तीव्र आवाज में बोलना प्रारंभ करता है। यदि किरा अपने शिकारों के कामों को उनके मरने से पहले नियंत्रित कर सकता है और फिर उन 12 को फाइल भेजवाई और बाद में उन्हें मार दिया तो इसका अर्थ कुछ निर्णायक है। बात यह है कि जो सभी 12 FBI एजेंट मारे गए उनमें प्रत्येक के पास उन मिशन से जुड़े अन्य लोगों की तस्वीरों वाली फाइलें थी। किरा ने किसी एक एजेंट की फाइल देखी होगी, उसे सभी को भेजवाया होगा और फिर उसे मार दिया होगा।
उस FBI मामले में वह एजेंट जिसके साथ किरा का प्रत्यक्ष संपर्क था उनमें शामिल था जो फाइल प्राप्त करने वाले थे। इसका अर्थ किरा को कार्य करने से पहले उन सभी के चेहरे जानने चाहिए थे। तो कुंजी उनके मरने के सटीक समय में नहीं है बल्कि उस क्रम में है जिसमें उन्होंने फाइल प्राप्त की। दृश्य लाइट के आवास की ओर बदलता है जहाँ यागामी परिवार पूरा रात्रि भोज के मेज पर बैठा है। लाइट का पिता गला साफ करता है और वार्ता आरंभ करता है। सोइचिरो कहता है, बैठक किस लिए है? क्या हम कुछ नया जश्न नहीं मना रहे हैं? अभी तो नववर्ष भी नहीं आया है। उनकी माता धीरे से कहती है, चुप रहो सायु। सायु बड़ी आँखों से अपने पिताजी की ओर देखती है और कहती है, वाह, मुझे तो कुछ अंदेशा था, फिर भी आप अद्भुत हैं पिताजी। सोइचिरो गंभीर दिखते हैं और उत्तर देते हैं, मैं उस विशेष कार्य बल का प्रभारी हूँ जो किरा मामले की जांच कर रहा है। वह एक पल ठहरता है और आगे कहता है, इसे छिपाने का कोई अर्थ नहीं है, आप अंततः जान ही जाएंगे, इसलिए मैं अभी यह बता रहा हूँ। पर मैं तुमसे जो कहना चाहता था वह कुछ और है। 12 FBI एजेंट कल यहाँ जापान भेजे गए थे ताकि किरा का पता लगाया जा सके। उन सभी 12 को मृत पाया गया। लाइट कहता है, तुम्हारा अर्थ है कि उन्हें किरा ने मारा? क्या? सायु अविश्वास से उत्तर देती है। वाटारी आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में कोई भी जो किरा को पकड़ने का प्रयास करेगा मारा जा सकता है। हौसला कम है, बहुत से मेरे जासूस इस मामले को छोड़ रहे हैं और किसे दोष दें, वे अपनी जान की चिंता करते हैं। जब हम ऐसे निर्दयी और निर्दयी हत्यारे से निपट रहे हैं तो मैं उन्हें रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सायु शीघ्र बोलती है, तो तुम भी छोड़ दो पिताजी, यदि वह तुम्हें मारने की कोशिश करे तो क्या होगा? उनकी माता चिंता से जोड़ती है, वह सही कह रही है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे करियर से अधिक मूल्यवान है, तुम्हें केवल त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं, मैं इस मामले को अंत तक देखूंगा, मैं बुराई के आगे नहीं झुकूंगा। सायु धीरे से कहती है, पिताजी। वाटारी की पत्नी चिंता से कहती है, प्रिय। लाइट मौन बैठा सिर नीचे है। एक पल के लिए कमरे में चुप्पी छा जाती है, फिर वह धीरे से उठता है और अपने पिता की ओर देखता है। मुझे तुम पर गर्व है पिताजी, तुम बिल्कुल सही हो, यदि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो पिताजी। कमरे पर ठंडी दृढ़ता छा जाती है और लाइट अचानक उठ खड़ा होता है। शब्द उसके मुंह से बर्फ में तराशी कसम की तरह निकलते हैं। मैं देखूंगा कि किरा को मृत्यु दंड मिले, मैं इसकी कसम खाता हूँ। वह मेज से दूर जाता है, उसके कदम भारी हैं। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद होता है, जैसे हवा से ऊष्मा खींच ली गई हो। लाइट दूर निकलता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। एक छोटी सी आवाज उसके पीछे पुकारती है। आश्चर्य से सभी की नजरें द्वार पर टिक जाती हैं। माँ! लाइट! परिवार एक साथ मुड़ता है। लाइट पीछे नहीं देखता, वह सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ कर देता है। प्रत्येक कदम उसके शांत संकल्प की ओर एक मौन पलायन है। सभी लोग द्वार की ओर मुड़ते हैं। लाइट सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ करता है। रयुक पीछे से बोलता है। सीढ़ी की परछाइयों से रयुक आलसी आनंद के साथ टिप्पणी करता है। उसकी आवाज कब्रिस्तान की सूखी हवा सी है। रयुक! वह एक अकादमी पुरस्कार के लायक था। लाइट बिना रुकावट आगे बढ़ता रहता है, पीछे मुड़े बिना उत्तर देता है। उसकी आवाज स्थिर है, लगभग सामान्य, पर इसमें उस ठंडी गंभीरता का भार है जो वह चाहता है। लाइट! तुमको बधाई देनी होगी, तुमने मुझे कल भी चौंका दिया थे उन FBI एजेंटों को मारने के तरीके से। कट सीन शहर प्रकाश और गर्मी निगल लेता है और दृश्य भूमिगत खुलता है, जहां मानव भीड़ प्लेटफॉर्म के किनारों पर दबाव डाल रही है। फ्लोरोसेंट लाइटें दूर और शुष्क गूंज रही हैं। दृश्य परिवर्तन। शिंजुकू स्टेशन भूमिगत। लाइट अंधेरे किनारे में खड़ा है, चेहरों को गुजरते हुए लक्ष्यों की तरह देख रहा है। उसकी परछाई परछाइयों में से एक है। प्लेटफॉर्म भीड़ों से भरा हुआ है। लाइट भीड़ को देखते हुए छाया में खड़ा है। वह भीड़ को ऐसे देखता है जैसे कोई परिणामों की गणना करता हो, समय की तरह। लाइट! वाह, यह बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम इसे यहीं करोगे? एक आवाज उत्तर देती है, चिकनी और आत्मविश्वासी। यह एक ऐसी बुद्धि के ठंडे प्रयोग उजागर करती है जो मृत्यु को प्रयोगशाला की तरह देखती है। किरा, मैंने पिछले 6 दिनों में बहुत अनुसंधान और प्रयोग किए, अब तुम परिणाम देखोगे। लाइट एक शब्द से प्रतिक्रिया देता है, जिज्ञासा अविश्वास में बाटी हुई। लाइट! प्रयोग। स्पष्टीकरण आता है, चिकित्सकीय और सटीक। यह एक विधि प्रकट करती है जो इच्छा को कागज और नाम के माध्यम से क्रिया में बदल देती है। किरा, मैंने कई स्थानीय अपराधियों पर डेथ नोट प्रयोग किया ताकि मारने के विभिन्न तरीकों की जांच कर सकूं। यदि मैं पहले मृत्यु का कारण विवरण लिखूं और बाद में नाम लिखूं तो व्यक्ति उसी तरह मर जाता है। लाइट आश्चर्य की झलक दिखाता है, सूचना उसके योजना को बदल रही है। लाइट, हाँ, मैं तो यह भी नहीं जानता था। कदम प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं। राय दिखाई देता है, भीड़ में चलते हुए फंदा उसके चारों ओर कसता जा रहा है। राय दृश्य में आता है। लाइट उसे ढूंढता है और शांति से अपनी जैकेट के पीछे छिपता है। लाइट दूरी घटाता है, एक शिकारी की भांति आखिरी फासला समेटते हुए। लाइट! वहाँ है।
वह राय के पीछे कदमताल करता है, सावधानी से सटीकता से, फिर सामने आकर रास्ता रोक देता है जैसे संसार ने उन्हें अकेला कर दिया हो। लाइट राय का पीछा करता है दूरी से, फिर पास आकर उसका मार्ग रोकता है। लाइन एक तलवार है, लाइट बिना दया के उसे दे देता है, एक धमकी जो न्यायाधीश की हथौड़ी की अंतिमता रखती है। लाइट राय पेनबर, यदि तुम मुड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वह दोहरा देता है, कान में बर्फ की बूंद जैसा फुसफुसाता हुआ। लाइट मैं किरा हूँ, यदि तुम मुड़ते हो या अपने झोले में हाथ डालते हो या कुछ भी करते हो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। राय जम जाता है, भीड़ ध्वनि की दीवार में धुंधला हो जाती है, मान्यता और भय उसके चेहरे पर छाया की तरह गुजरते हैं। राय जम जाता है, उसका भाव बदलता है, उसकी सांस अटकती है, आवाज किसी स्मृति में घंटी बजाती है, एक परिचित सिहरन जो मिटने से इनकार करती है। राय हे प्रभु, यह आवाज मुझे पहले भी सुनाई दी है। लाइट पास आता है, शहर की हलचल उनके चारों ओर सिमटती है, जब तक केवल कदमों की खरोंच और स्थानक की मंद गूंज बजती है। वह राय पर निश्चल दृष्टि ठोकता है, जैसे भाग्य की रेखाएं पढ़ रहा हो, शांत ऐसा व्यक्ति जो इस क्षण का 1000 बार अभ्यास कर चुका हो। पहले मैं तुम्हें यह प्रमाण दूंगा कि मैं वास्तव में किरा हूँ। वह धीरे धीमी चाल से पास के चाय घर की ओर इशारा करता है, मानो प्रदर्शनी का अंतिम टुकड़ा दिखा रहा हो। वहाँ उस चाय घर को देखो, सामने वाला चश्मा पहने जो कर्मचारी है वह 2 मिनट में मरेगा। राय का घबरा कर चेहरा फटता है, उसके शब्द बनने से पहले ही भय झलक उठता है। वह अविश्वास और रोकने की इच्छा के बीच लड़खड़ाता है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लाइट अडिग रहता है, उसकी आवाज सधे हुए निश्चय जैसी है, मानो निर्णय पहले ही सुनाया गया हो। पर वह पुरुष कई महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका है, पर प्रमाण न होने से उसे दंडित नहीं किया जा सका। वह समाज के लिए खतरा था और दंड का अधिकारी था। लाइट की दृष्टि में कोई क्षमा याचना नहीं, केवल ठंडी औचित्य है जो घाव पर बर्फ की तरह जमती है। यह दुख की बात है, पर मैंने सोचा कम से कम एक प्रदर्शन तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। वह अपनी आंखें संकीर्ण करता है, मानो बच्चे को संसार का एक सरल नियम समझा रहा हो। मुझे लगता है तुमने यह एल से सुना होगा, इसलिए तुम संभवतया पहले से ही जानते हो, पर मैं किसी को तब तक नहीं मार सकता जब तक मुझे उसका मुख नहीं पता होता। राय निगलता है, सेकंड तार जैसी पतली होती जाती है, उनके चारों ओर भीड़ बेग पर चलती है और कोई अन्यत्र लिखित तकदीर एक अभिन्न बिंदु पर कसती जाती है। लाइट के चेहरे पर एक ठंडी नियंत्रित मुस्कान चमकती है। वह पास आता है, स्थानक की हलचल फीकी पड़ जाती है, जब तक केवल उसकी आवाज और भीड़ का गूंज शेष रह जाता है। पर इसका यह भी अर्थ है कि मैं यहाँ हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार सकता हूँ। यदि तुम कोई अनुरोध करना चाहो आगे करो, मैं उनके लिए मार डालूंगा। राय के हाथ कांपते हैं, वह निगलता है, शब्द गले में अटकते हैं। रुको, इतना काफी था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाइट की आवाज क्रूर पर गणनाशील नरमी से ढलती है। वह राय को देखता है, मानो किसी वस्तु की तरह जीवन का वजन तौल रहा हो। बेशक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किसी प्रिय को खोना अजनबियों के मरने से कहीं अधिक कठिन होगा। खैर देखो, मैंने किसे बंधक बनाया है। राय के चेहरे पर सदमा चमकता है। तुमने उसे बंधक बना लिया है। लाइट अपना सिर स्थिर झुकाता है, अडिग सही है, मैंने तुम्हारा अध्ययन किया है, और यदि तुम मेरे बताए अनुसार एक छोटा सा भी भिन्न कदम उठाते हो तो मैं उसे और तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार डालूंगा और तुम्हें भी निस्संद। राय झपकता है, घबराया हुआ समय खरीदने का प्रयास करता है। ठीक है, मैं क्या करूं? लाइट एक लिफाफे में हाथ डालकर उसे मापी हुई शांति के साथ आगे बढ़ाता है। तुम अपने साथ अपना संगणक रखे हुए हो न? क्या उसमें जापान के सभी FBI एजेंटों की फाइल है? राय मजबूरी से अपनी आवाज में उज्ज्वलता डालता है, भय छुपाने का प्रयास करता है। मैं हमेशा अपना संगणक साथ रखता हूँ, हाँ, पर मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है। लाइट लिफाफा और निकट सरकाता है, उसकी आंखें कभी राय से हटती नहीं। तो फिर इस लिफाफे को ले लो। राय कांपते हुए उंगलियों से खोलता है। लाइट न्यायाधीश की तरह निर्देश देता है, इसके अंदर जो संचार यंत्र है उसे निकालो और कान में वह कानफून लगा लो। राय शब्द पढ़ता है, आश्चर्यचकित। एक प्रेषण ग्रहण यंत्र। लाइट एक प्रयोग के उपकरण का वर्णन करते हुए ठंडे भाव से समझाता है। यह व्यवहार में एक दूरभाष के समान है, पर इसके साथ कोई संचार अभिलेख नहीं रहेगा और जब तक हम पास पास रहेंगे यह भूमिगत होने पर भी काम करेगा। वाह वाकई। राय की आंखें अन्य सामग्री पर टिकती हैं। ये लिफाफे क्या हैं? लाइट ट्रेन के मानचित्र और यात्रियों की धारा की ओर इशारा करता है। अब यामानोटे रेखा पर चढ़ो। दिशा का कोई अर्थ नहीं है। लाइट की दृष्टि तीक्ष्ण होती है, चेतावनी शांत शब्दों के भीतर छिपी होती है। मैं पास से तुम्हें देख रहा रहूंगा, केवल एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना। जब तुम ट्रेन पर हो तो भी यही करना। यह नियम एक ठंडे विधान के समान रख देता है। कभी मत भूलना कि मैं किसी भी समय तुम्हें मार सकता हूँ। राय कुर्सी की तलाश में आस लगाए इधर उधर देखता है।
दरवाजे के पास एक कोना सीट ले लो। लाइट की आवाज कठोर और अंतिम है। यदि दोनों कोना सीटें भरी हों तो तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वे खाली न हों। फिर लाइट उस निर्णायक परीक्षण की ओर बढ़ता है, निर्देशों में छुपा जाल। अब एक प्रश्न है, यदि तुम्हारा उत्तर उससे बहुत अलग हुआ जो मैं सुनने की अपेक्षा कर रहा हूँ, तो जिस महिला से तुम प्रेम करते हो वह मर चुकी होगी। वह आगे झुकता है ताकि शब्द पत्थर की तरह गिरे। जापान में कितने FBI एजेंट हैं और वे कैसे संगठित हैं? उत्तर धीमी आवाज में दे, ट्रांसीवर में। राय मजबूरी से अपनी आवाज नीचे करता है, आशा पर भरोसा करता हुआ। मैंने सुना है 4 दल हैं, कुल 12 एजेंट। लाइट एक बार संतोषजनक सिर हिलाता है, फिर अगला आदेश देता है। ठीक है, अब फोन करो किसी ऐसे से जो तुम्हारे से नीची रैंक का हो, अपने दूरभाष से। राय अपने दूरभाष की ओर हड़बड़ा कर पहुंचता है। आज्ञाकारी, सुनिश्चित करो कि मैं ट्रांसीवर पर बातचीत सुन सकूं। लाइट का स्वर वाद वहन नहीं करता। उसे कहो तुम जानना चाहते हो इस मिशन के लिए जापान में मौजूद सभी एजेंटों के नाम और चेहरे और एक फाइल तुरंत अपने संगणक पर भेजने को कहो। वह भयावह शर्त बिना संवेदना जोड़कर कहता है, यदि मुझे उससे अलग कुछ भी सुनाई दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। राय खुद को फोन में बोलने के लिए मजबूर करता है, आवाज कांपती पर स्पष्ट। यह राय है। नमस्ते, क्या चल रहा है? मुझे इस मिशन में जापान में सभी लोगों के नाम और चेहरे जानने की आवश्यकता है। फाइल ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजो। लाइट थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है, राय का चेहरा देखते हुए जबकि वह बोल रहा होता है। क्या तुम्हें प्रमुख से पूछना होगा राय, तुम्हारे पास वह जानकारी नहीं है। लाइट का मन घबराहट से तेज चलता है। वह छल में लिपटा समाधान पेश करता है। कह दो कि प्रमुख के कंप्यूटर और तुम्हारे कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है और तुम उसी मेल अटैचमेंट को नहीं खोल सके जो उसने पहले भेजा था। कह दो कि यह किसी और के कंप्यूटर से होकर जाने पर तेज होता है। ट्रेन गति से चलने लगती है, दुनिया संकीर्ण सुरंग में दबती है। ट्रेन बहुत तेज चल रही है। राय की आंखें उसके सामने छोटे लिफाफों पर टिकती हैं। वह एक खोलता है और छोटे निर्देश कार्ड को पढ़ता है। राय पत्रों को देखता है। लाइट अपने हाथों का मार्गदर्शन करता है, सटीक और नियंत्रित। लिफाफे के अंदर तुम्हें एक बॉल पॉइंट पेन और 5 छोटे लिफाफे मिलेंगे, सभी निकालो। राय आज्ञाकारी होता है, सांस हल्की है। 5 लिफाफे मुहरबंद हैं पर लाइट उन्हें प्रत्येक का सामने दिखाता है। वह छोटा छेद जो सब संभव बनाता है। सामने खुले स्लॉट हैं, देख रहे हो? राय की आवाज सदमे और अविश्वास के बीच टूटती है। क्या यह हुआ? ट्रेन के अंदर का वातावरण भारी महसूस होता है। हर आवाज, हर धड़कन गिनती की तरह गूंजती है। राय की कांपती उंगलियां फोटोग्राफ पकड़ती हैं। उसकी सांस आसमान है, जबकि लाइट की शांत आवाज चुप्पी को काटती है। फाइल में प्रत्येक एजेंट की तस्वीर देखो और फिर उसका नाम किसी एक स्लॉट में लिखो। सुनिश्चित करो कि प्रत्येक नाम सही लिखा हो। यदि मुझे पता चला कि किसी नाम में गलती है तो तुम जानते हो क्या होगा। राय की आंखें चेहरों पर तेजी से घूमती हैं। वह जोर से निगलता है और अपने आप को हाँ कहता है। ट्रेन से तब तक मत उतरो जब तक तुम हर नाम लिख नहीं लेते। लाइट के शब्द किसी मानव से बड़े आदेश की तरह गूंजते हैं। यदि तुम इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम महिला और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। राय की आवाज टूटती है। वह धीरे फुसफुसाता है। कम से कम वह सभी एजेंटों को मारने जा रहा है। उनके नाम लिखने के बाद फिर यह निश्चित है। वह खिड़की की ओर देखता है। उसका चेहरा पीला और भयभीत दिखता है। पर शाप है, मैं यहाँ एक ठंडे खून वाले हत्यारे से निपट रहा हूँ। यदि मैं उसके निर्देशों का पालन नहीं करता। वह धीरे सांस छोड़ता है, अपने हाथ को स्थिर करने की कोशिश करता है। फिलहाल मुझे बस वही करना होगा जो वह कहता है। यदि उसके पास केवल उनके नाम है तो वह उन्हें नहीं मार सकता। उसके विचार निराशा में आशा की झलक दिखाते हैं। मुझे बस प्रार्थना करनी होगी कि कोई संयोग से ट्रांसीवर का सिग्नल पकड़े। वह सिर हिलाता है और व्यर्थता को समझता है, पर यह सही रेडियो भी नहीं है, केवल एक सस्ता ट्रांसीवर और हम चलती ट्रेन के अंदर हैं। फिर लाइट की आवाज लौटती है, शांत और निर्दयी। लगता है तुम समाप्त हो गए हो। सभी 5 लिफाफों को ट्रांसीवर के साथ बड़े लिफाफे में रखो, उसे ऊपर की रैक पर रखो और फिर वापस बैठो और कम से कम 30 मिनट तक इस ट्रेन में अपने हाथों को घुटनों पर रखकर बैठो, हिलना मत। राय कुछ समय के लिए आंखें बंद करता है। उसका छाती तंग है। लाइट के निर्देश बिना रुके जारी रहते हैं। कम से कम 30 मिनट बीत जाने के बाद और जब तुम सुनिश्चित कर सको कि कार में कोई भी यह नहीं देखेगा कि तुमने लिफाफा पीछे छोड़ा है, ट्रेन से उतर जाओ। उसके होंठ कांपते हैं। एक शब्द निकलता है, क्यों? अपनी आवाज का ध्वनि दूर लगती है। वह सीट के किनारे को पकड़ता है।
क्यों मुझे याद नहीं कि यह आवाज किसकी है। ट्रेन धीमी पड़ती है, भीड़ खड़ी होने लगती है, कदम प्लेटफॉर्म पर गूंजते हैं। राय कमजोर होकर उठता है, भारी कदमों से आगे बढ़ता है, भ्रम उसकी सोच पर छा जाता है। फिर हर कोई ट्रेन से उतर रहा था, फिर वह खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। शाप है किरा। वह अचानक अपने सीने को पकड़ता है, तेज दर्द की लहर उसके भीतर से गुजरती है। यह कौन है? उसका शरीर जम जाता है, दुनिया किनारों पर धुंधली हो जाती है। उसका हाथ दिल पर दबता है, मानो इसे जगह पर बनाए रखने के लिए। उसकी नसें जम जाती हैं, वह हिल नहीं सकता। उसका हृदय घबराहट में दौड़ता है, फिर रुक जाता है। वह घुटनों के बल गिरता है, उसकी दृष्टि धुंधली होती है, वह फर्श पर गिर जाता है। ट्रेन के धातु के दरवाजे उसके सामने बंद होने लगते हैं। उसकी अंतिम सांस निकलती है जब उसकी फीकी होती आंखें प्लेटफॉर्म पर खड़े आकृति को पकड़ती हैं। लाइट यागामी, अलविदा राय पेनबर। दरवाजे बंद हो जाते हैं, राय का निर्जीव शरीर स्थिर रहता है। ट्रेन दूर निकल जाती है, अंधेरी सुरंग में विलीन होती है। दृश्य फीका पड़ता है, अगला फ्रेम खुलता है। लाइट अपने कमरे में शांत संतोष के साथ पड़ता हुआ। अब सभी FBI एजेंटों ने समान ढंग से कार्य किया और फाइल प्राप्त करने के बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। उसकी आंखें सूची पर दौड़ती हैं, पर जिस क्रम में वे मरे और जिस क्रम में उन्हें फाइलें मिली वह पूरी तरह यादृच्छिक था। लाइट पन्ने पलटता है, नाम और समय नोटबुक में भरते हैं। योनिगोरे नाओमी हृदयाघात दिसंबर 27, 2003 3 बजे 5 मिनट। राय पेनबर हृदयाघात शिंगोकू स्टेशन भूमिगत में कैफील कॉफी शॉप के सामने 3 बजे कंप्यूटर लैपटॉप लिए यामानोटे लाइन की ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन से उतरने के 3 सेकंड बाद मर जाता है। वह मुस्कुराता है, शेष को चुपचाप पढ़ता है। फ्रेडी कंटेयर, अरिरे विक्रोर, लियन जापैक, टूरिस्ट डिनोट, अले फाइंडरम, बेस स्केलेटर। दृश्य फिर बदलता है, एक अंधेरा कमरा, रिपोर्टों के मॉनिटर चमकते हैं। एल बोलता है, उसका स्वर विश्लेषणात्मक, शांत पर विचारशील। धन्यवाद निदेशक, तुम्हारे कंप्यूटर रिकॉर्ड और NPA से प्राप्त जानकारी के साथ मैं फाइल प्राप्त करने का क्रम और मारे जाने का क्रम ज्ञात कर सका हूँ। एल की उंगलियां मेज पर टैप करती हैं, उसकी आवाज जारी रहती है। किरा, मुझे यकीन है तुमने इसे जितना संभव था नियंत्रित किया, पर यदि मेरी तर्कसंगता सही है तो एजेंटों को फाइल प्राप्त करने का क्रम महत्वपूर्ण सुराग है। तुम पहले प्राप्त करने वालों में से किसी एक के संपर्क में थे। उसकी दृष्टि हल्की हिलती है, विचारशील पर अडिग कैमरा कांच में प्रतिबिंब की ओर पैन करता है। एक अकेली ट्रेन में एक लड़की खाली शहर से गुजरती है, पहियों की आवाज हल्की गूंज में गायब हो जाती है और जैसे ही फ्रेम अंधेरा होता है, कहानी शांत अंत के साथ समाप्त होती है। अंत की शुरुआत पहले ही लिखी जा चुकी थी और किरा केवल शुरू कर रहा था। Congratulations. तुम देखते जाओ। पिछले चैप्टर में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सीन के अंदर एक नया रहस्य छिपा था। लाइट अपनी प्लानिंग से FBI को अपने जाल में फंसा रहा था और एल उसके हर मूव को समझने की कोशिश कर रहा था। रे पेनबर के पास आंसर्स कम और भय ज्यादा था, क्योंकि किरा की सत्य उसके बिल्कुल करीब पहुंच रही थी। एल को शक तो था कि लाइट ही किरा हो सकता है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। और लाइट वो दिखाने लगा था कि अपनी सोच को सही साबित करने के लिए वो कितना आगे जा सकता है। पिछले एपिसोड के एंड तक एक बात साफ हो गई थी, किरा और एल के बीच ये दिमागी खेल अभी बस शुरू हुआ है और आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अध्याय 10 एक ठंडी और शांत सुबह से शुरू होता है। बस स्टॉप लगभग खाली खड़ा है, हवा में हल्की सर्द हवा बह रही है, जबकि रे पेनबर की मंगेतर जवाबों की तलाश में है। उसके कदम धीमे और नियंत्रित है, लेकिन उसकी आंखों में तनाव साफ दिखाता है कि वो सच्चाई जानने के लिए कितनी बेताब है। वो उस आदमी के पास जाती है जो घटना के समय मौजूद था। कैमरा उसके चेहरे के करीब जाता है, उसकी अनिश्चितता को दिखाते हुए, जब वो घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है। हाँ, वही आदमी था। वो बस पर खुद ही चढ़ा और घटना के समय सभी को उतर जाने को कहा था। मैं बिल्कुल पक्का नहीं हूं, लेकिन शायद वही था। जहां तक दूसरे यात्रियों की बात है, मैं वास्तव में उनके चेहरे याद नहीं कर पा रहा। वो थोड़ा झुकती है, कुछ और जानने की उम्मीद में। उसकी आवाज चिंता के बावजूद स्थिर रहती है। क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं अगली बार कोई और फोटो दिखाऊं तो आप पहचान पाएंगे? आदमी असहाय भाव से सिर हिलाता है। नहीं, मैं पहचान नहीं पाऊंगा, भले ही मैं उन्हें देख लूं। सिर्फ 6 यात्री थे, लेकिन मैं घबरा गया था। माफ कीजिए,
मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। वो खुद को संभालते हुए जवाब देती है, ध्यान बनाए रखने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, आपने बहुत मदद की है। अगर कुछ याद आए तो मैं वापस आऊंगी। जैसे ही वो मुड़ती है, उसके विचार नरेशन की तरह बहते हैं। बाहर की ठंडी हवा जितने भारी। अगर मेरी थ्योरी सही है तो उन 6 यात्रियों में से एक किरा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो इस बस स्टेशन के आसपास कहीं रहता होगा। दृश्य एक शांत कट के साथ बदलता है। ठंडे बस स्टॉप से लाइट यागामी के गर्म घर के अंदर पहुंचता है। कैमरा परिचित लिविंग रूम में स्थिर होता है, जहां रयुक लाइट के पीछे खड़ा है, उत्सुकता और मनोरंजन के मिश्रण के साथ उसे देख रहा है। घर का शांत वातावरण इस बढ़ते तूफान से बिल्कुल अनजान है। लाइट की मां पुकारती है, उसकी आवाज सन्नाटा तोड़ते हुए। लाइट, सयू, यहां आओ और सर्दियों की सफाई में मदद करो। लाइट मुश्किल से ऊपर देखता है, पहले ही चिढ़ा हुआ। क्यों? ये जगह हमेशा चमकती हुई लगती है। सयू कंधे उचकाकर उसका साथ देती है। हाँ, ये सही कह रहा है माँ। उनकी माँ आंखें सिकोड़ती है। ओह, ऐसा है क्या? टीवी पर तेज हेडलाइनें घर में गूंजती है, सभी का ध्यान खींचती है। ये टीवी स्टेशन क्या सोच रहे हैं? इनके सुपर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट किरा केस की सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, और विश्लेषण एल और किरा पर पूरी रात का स्पेशल। लाइट हल्की सी मुस्कान देता है। कितना बोरिंग। उसकी माँ उसे देखती है। तुम ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अंत में इसे देख ही लोगे। लाइट सिर हिलाता है। मैं कोहाकू ईयरली स्पेशल मिस नहीं करूंगा, तो जाके अपने कमरे में देखो। सयू कूदकर बोलती है, असल में मैं बॉब सैप बनाम अकेबोनो की फाइट देखने वाली हूं। उनकी मां भरती है। ओह, वो शो। लाइट आराम से पीछे झुकता है। अरे, मेरे लिए इमरजेंसी न्यूज रिपोर्ट रिकॉर्ड कर देना। ठीक है। सयू मुस्कुराती है। मुझे पता था कि तुम इसे देखने वाले हो। उनकी मां हल्की डांट जारी रखती है, और अब हमारा मेहनती कॉलेज स्टूडेंट डिनर तक परीक्षा की तैयारी करेगा। रयुक धीरे से हंसता है, जबकि लाइट खुद से बुदबुदाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सिटकॉम देख रहा हूं। लाइट फिर मां की ओर मुड़ता है। ओह हाँ, पापा कहाँ है? वो रुकती है, चेहरा नरम पड़ जाता है। उन्होंने कहा था कि वे घर नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस वालों को न्यू ईयर ईव नहीं मिलता। सयू मुट्ठियां भींचती है। सब किरा की वजह से। पिछले साल न्यू ईयर पर पापा घर थे। मुझे उस किरा से नफरत है। लाइट धीरे से जवाब देता है, हाँ, पुअर डैड। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, दृश्य अचानक बदलता है। तनाव से भरे हेडक्वार्टर में कमरे के अंदर पुलिस अधिकारी चुपचाप खड़े हैं, और चीफ भारी आवाज में बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें किसी भी पल किरा द्वारा मारा जा सकता है। एफबीआई के सदस्यों की हत्या इस बात का प्रमाण है कि वह किसी को भी मार देगा जो उसके खिलाफ खड़ा हो। इसमें अपराधी भी शामिल है। इसलिए अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में पहले सोचें। अगर आप किरा जांच से इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कमरा और शांत हो जाता है। जो भी छोड़कर जाएगा उसे कोई डिमोशन नहीं दिया जाएगा। मैंने आपके पुनर्नियुक्ति आदेश वाइस डायरेक्टर को दे दिए हैं, लेकिन जो कोई भी किरा को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मैं मीटिंग से वापस आऊंगा, तब 5 बजे यहाँ मौजूद रहें। समय बीतता है और शाम हो जाती है। वतारी एक फाइल हाथ में लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रूम की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर लिखा चमकता है, टीएल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स फॉर क्रिमिनल विक्टिम मास मर्डर केस। वो घड़ी देखता है और दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ कुछ अधिकारी बचे हैं। उनमें से एक बोलता है, वेलकम बैक चीफ। वतारी कमरे को स्कैन करता है। सिर्फ 5 लोग। फिर उसका स्वर मजबूत हो जाता है, नहीं, ये 5 ऐसे लोग हैं जो बुराई का सामना करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। मुझ समेत हम 6 हैं। एक अधिकारी आगे बढ़ता है, लेकिन इतने कम स्टाफ में हम जांच कैसे जारी रखेंगे? दूसरा जवाब देता है, अगर आप वतारी और एल को जोड़े तो हम 8 हो जाएंगे।
वतारी धीरे से सिर हिलाता है। मुझे सिर्फ आप लोगों के दृढ़ संकल्प पर भरोसा है, लेकिन संदेह उठते हैं। रुको, 1 मिनट रुको। एल कह रहा है कि वो हम पर भरोसा करता है, लेकिन हम एल पर भरोसा नहीं कर सकते। एक अधिकारी मेज पर हाथ पटकता है। एल, हम किरा को पकड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन तुम हमें आदेश देते रहते हो बिना खुद सामने आए। हम तुम्हारे बिना भी किरा का पीछा करेंगे। कमरे में नाराजगी की आवाजें उठती हैं। हम ही अकेले नहीं हैं जो तुम पर शक करते हैं या तुम्हारा विरोध करते हैं। सही कहा, FBI के 12 सदस्य तुम्हारी वजह से मारे गए। तुम परिस्थितियों से इनकार नहीं कर सकते। कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एल ही किरा है। उनका दावा है कि एल की कई पर्सनैलिटीज हैं। दूसरा अधिकारी आरोप जोड़ता है, जिसने FBI को कार्रवाई के आदेश दिए थे वो एल था, और सारे FBI एजेंट यही आते समय मारे गए। एल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उनकी पहचान जानता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है उसने अब तक सब कुछ खुद ही रचा हो। तनाव और बढ़ जाता है। ये तथ्य कि वो कभी अपना चेहरा दिखाए बिना हर केस हल कर लेता है, इस थ्योरी को और मजबूत करता है। अगर तुम सच में किरा को पकड़ने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, तो हेडक्वार्टर आकर हमारे साथ काम करो। हाँ, अगर तुम सामने आकर हमारे साथ काम करोगे तो सबके लिए चीजें आसान होंगी। फिर बोलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे सिर्फ आप लोगों पर भरोसा है। वो वतारी की ओर मुड़ता है। वतारी, हाँ, लैपटॉप टीम की ओर घुमा देता है। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है। हम 8 लोगों के बीच होने वाली बात को कृपया गुप्त रखें। अधिकारी आगे झुकते हैं। है क्या? अब क्या होने वाला है? एक नया संदेश दिखाई देता है। मैं उन 6 लोगों से मिलना चाहूंगा जिन पर मुझे भरोसा है, जितनी जल्दी हो सके। हमारी मुलाकात या मिलना, या हम क्या करने वाले हैं, इस बारे में किसी से बात मत करना जो अभी इस कमरे में नहीं है। इसमें NPA के लोग, आपके परिवार और आपके दोस्त भी शामिल हैं। कृपया NPA बिल्डिंग छोड़ दें ताकि आप ये चर्चा कर सकें कि क्या आप ऊपर कई बातों की कसम खा सकते हैं और क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते। जो लोग इस जांच में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हों, वही वापस कमरे में आए, और फिर मैं इस कंप्यूटर में हमारी मुलाकात के लिए आगे की शर्तें भेजूंगा। एक अधिकारी तुरंत उठ खड़ा होता है। मैं एल के साथ मिलकर काम करने की बात भूलना पसंद करूंगा और अकेले ही जांच जारी रखूंगा। जिस तरह से वो काम करता है, हमें किसी नकली आदमी के साथ भी काम करना पड़ सकता है जो खुद को एल कह रहा हो। दूसरा अधिकारी सिर हिलाता है। नकली? ये मुमकिन है, लेकिन एक आदमी शांत स्वर में बोलता है, खैर, मैं एल पर भरोसा करता हूं और विश्वास है कि इस मामले में हमें उसकी मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। बहस जारी रहती है। क्या? ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके और हम उन FBI एजेंटों की तरह खत्म हो। अगर उसने अब तक इतने कठिन मामलों को खुद हल किया है, तो वो कुछ लोगों के सामने अपने आप को क्यों प्रकट करेगा ताकि साथ मिलकर काम किया जा सके। शुरू से ही एल ने कहा है कि उसे इस मामले में हमारी मदद की जरूरत है। एक और अधिकारी अलग दृष्टिकोण से बात करता है। अगर हम इसे इस तरह देखें तो एल इसी का इंतजार कर रहा था। किस चीज का इंतजार? वो धीरे धीरे समझाता है। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो एल पर भरोसा नहीं करते। एक के बाद एक इस्तीफे और फिर किरा से संबंधित जानकारी भी लीक हो गई। वो इन हालातों में हम पर या दूसरी टीम पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा था जिन पर वो भरोसा कर सके और जो उस पर भरोसा करें और बिना मौत के डर के किरा का सामना करने के लिए खड़े हों। एक अधिकारी मजबूती से सिर हिलाता है। बिल्कुल, लेकिन एक आदमी पीछे हटता है। अगर हमें एल के साथ काम करना है तो मैं बाहर हूं। चिंता मत करो, मैं वापस आने की कोशिश नहीं करूंगा और न ही एल की पहचान पता करने की। बचे हुए अधिकारियों में से एक दृढ़ता से बोलता है, मैं एल के लिए काम करना चाहूंगा। मैं उस पर भरोसा करूंगा।
दूसरा भी शामिल होता है, मैं भी। कमरा शांत हो गया। सबकी नजरें लैपटॉप पर टिकी रही। स्क्रीन की रोशनी उनके तनाव से भरे चेहरों पर पड़ रही थी। फिर एक नई लाइन उभरी, जैसे एल खुद मशीन के जरिए सांस ले रहा हो। मैं अभी इंपीरियल होटल के एक कमरे में हूं। अधिकारियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इंपीरियल होटल? लेकिन वो बिल्डिंग तो यही पास में है, एक ने धीरे से कहा। मुझे पता था। एल ने अंदाजा लगा लिया था कि ये सब होगा। इससे पहले कि कोई जवाब दे, स्क्रीन पर और शब्द उभरते हैं। हर कुछ दिनों में मैं टोक्यो के अलग अलग होटलों में रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अब से एनपीए बिल्डिंग का टास्क फोर्स ऑफिस एक बाहरी औपचारिक स्थान की तरह हो, और मेरा होटल कमरा इस जांच का वास्तविक केंद्र होगा। ये किरा से अपनी पहचान छिपाने की सावधानी है, और मुझे पता है कि इस मामले में मुझे आप सब पर एक अनुचित बढ़त मिलेगी। लेकिन आपकी भरोसा जीतने और साथ काम करने के लिए अभी मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। अगर आप मेरी शर्तों पर मेरे साथ काम कर सकते हैं तो कृपया 2 टीमों में बंटकर आज रात 12 बजे तक मेरे कमरे में आए, यानी साल 2004 आने से पहले। दोनों टीमों के बीच कम से कम 30 मिनट का अंतर रखें। वतारी आपको मेरे कमरे के नंबर वाला मेमो दे देगा। मैं इंतजार करूंगा। कमरे में सदमे की लहर फैल गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एल इतना आगे जाएगा। पहली बार उसने उन्हें अपने करीब आने का मौका दिया था। फिर स्क्रीन में एक ग्लिच आया और एक इमारत के भीतर खड़े एल की परछाई दिखी। वो सीधे कैमरे में देखकर बोलता है, फिलहाल बस ये कहेंगे कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब मेरे पास तुम्हारे बारे में एक सुराग है जो मुझे उन 12 FBI एजेंटों की कीमती जानों ने दिया। पहली बार मैं अपनी असली पहचान एल के रूप में बताऊंगा। अगर तुम ये सुन रहे हो किरा, तो तुम पहले से ज्यादा मेरे करीब आओगे। आ जाओ। अगर तुम मेरा चेहरा देख भी लो तो असली नाम के बिना सच में मार नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी लूं तो भी जब तक मैं तुम्हें अपराध करते हुए न पकड़ूं, तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, ना ही बंद कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए मजबूत सबूत हो, किरा, तुम्हें उन 12 एजेंटों को मारने के बाद ज्यादा सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अभी क्या कर रहे हो? उसकी आवाज धीमी पड़ती है और दृश्य तुरंत लाइट के कमरे में लौट आता है। रयूक उसके पीछे मंडरा रहा है। वे लोग सच में भिड़ गए हैं। इंसान वाकई दिलचस्प है। लाइट के मन में तेजी से विचार दौड़ रहे हैं। टास्क फोर्स के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं ज्यादा देर तक ये नहीं दिखा सकता कि मैं सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर रहा हूं। इसे मैं अपने अंतिम प्लान में पहले ही शामिल कर चुका हूं ताकि एल को कोने में धकेल सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि FBI सिर्फ 12 एजेंट भेजेगी? क्या मुझे शुरू में इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि मेरे पिता जांच के हेड चीफ हैं? अगर एल ने सोचा कि मैं उन 12 एजेंटों को मार दूंगा और इसी कारण उसने कम एजेंट भेजे, नहीं, तब भी कोई सबूत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझे किरा समझ भी ले तो वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके पास डेथ नोट ना हो। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। इन दिनों मैंने कई कदम उठाए हैं। मुझे सोचना होगा, क्या मैंने कोई गलती की? मेरी अगली चाल क्या होनी चाहिए? यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये तो पहले ही खत्म हो गया। कमरे की लाइट थोड़ी मंद हो जाती है। माहौल और गंभीर हो जाता है। ये अब सिर्फ बिल्ली और चूहे का खेल नहीं था। दोनों पक्ष अब पहले से ज्यादा दांव पर लगा चुके थे। वापस टास्क फोर्स पर आते हुए कैमरा सहजता से घूमता है। बचे हुए सदस्य और वतारी चुपचाप लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे उनके फैसले की गंभीरता बता रहे थे। वे एल से आमने सामने मिलने जा रहे थे। लिफ्ट ऊपर जाती है, लेकिन आधे रास्ते में रुक जाती है। एक हल्की क्लिक की आवाज आती है। स्क्रीन पर एक नया संकेत दिखाई देता है। दरवाजा खुलता है। वतारी और मात्सुदा बाहर आते हैं। वे एक साधारण दरवाजे के सामने रुकते हैं। माहौल में तनाव ठोस रूप ले चुका था। मात्सुदा ने निगल कर कहा,
एल इस दरवाजे के पार है। वतारी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। अंदर से शांति भरी आवाज आई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अंदर आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वे दुनिया के महानतम जासूस की उपस्थिति में कदम रखते हैं। वो क्षण जो इस जांच की पूरी गति बदल देने वाला था। और इसी कदम के साथ लाइट और एल के बीच की असली जंग आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। अगर आज मुझ पे बर्फ भी गिर जाती तो मैं सरप्राइज नहीं होता।